Hello everyone and welcome to Civil Staff. So today we are going to discuss about the 2023 paper, that is paper number 2, Finance and Management, and in that we are going to discuss the question of finance which were asked in that particular examination for RBI grade B, right? So let's start करते हैं फटाफट. So the first question which was asked, the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021 was introduced in Lok Sabha on March 22nd of 2021. The bill seeks to establish the National Bank for Financial Infrastructure and Development, that is NABFID, as the principal development financial institution for dash sector. तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, राइट. सो यहां पर आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो हेंस आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी योर आंसर. सो वेरी इजी क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, जिसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ था. Then from the following details calculate the return to asset ratio. So return to asset ratio बहुत ही सिंपल है. Again सिंपल फॉर्मूला इज इनकम डिवाइड बाय एसेट. ठीक है, तो इनकम 100 डिवाइड बाय 500 into 100. Okay, so I think this will be 20. Okay, so answer will be your 20%. C will be your answer. So very easy question again which has been asked in the examination. Then the third question, under the liberalized remittance scheme. So liberalized remittance scheme का क्वेश्चन आपका लास्ट 2022 या 21 में भी आया था. We have already discussed that. So under the liberalized remittance scheme, all resident individuals including minors are allowed to freely remit up to dash per financial year, that is April to March, for any permissible current or capital account transaction. तो मतलब बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि रेमिटेंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, तो कितनी लिमिट है इंडिया के लिए. तो याद रखिएगा द लिमिट इज USD 250,000, ओके, फॉर द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है आपका, अप्रैल से स्टार्ट होता है, एंड आपका जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च में खत्म होता है. ठीक है, सो इट्स फॉर बोथ करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. सो करंट अकाउट ट्रांजेक्शन तो डेली वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, बेसिक ट्रांजेक्शन होते हैं. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं जो बड़े बड़े, ठीक है, विच आर ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर. ओके, so this is your answer B. Then in the field of finance, which of the following is an example of alternative source of finance? Okay, so what do you mean by alternative source of finance? तो जब normal सिनेरियो, जब नॉर्मल तरीके से हम कैसे कैसे फाइनेंस ले सकते हैं, लोन हो गया है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, बॉन्ड्स है. इसके अलावा एक और तरीका है फोरफिटिंग. ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब ही यही है कि नॉर्मल तरीके के बियॉन्ड जाके when you take finance, that particular process is known as alternative source of finance. Okay, so like and this is a chapter also in your RBI grade B कि कौन कौन से alternative source of finance अवेलेबल है अगर आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो से फाइनेंस या पैसा नहीं मिलता. ठीक है, सो आंसर विल बी योर फोरफिटिंग. तो फोरफिटिंग का मतलब क्या, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, सो इट हेल्प्स द एक्सपोर्टर रिसीव इमीडिएट कैश बाय सेलिंग देयर रिसीवेबल एट अ डिस्काउंटेड थ्रू अ थर्ड पार्टी. सो देखिए, फॉर एग्जांपल आई एम एन एक्सपोर्टर. ठीक है, आई एम एन एक्सपोर्टर, सो आई हैव एक्सपोर्ट 100 रुपीज ऑफ गुड्स टू से सपोज एक्स. ठीक है, अब एक्स ने बोला है दैट आई विल गिव यू मनी इन 30 days, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई नीड द मनी टूडे. सो व्हाट आई विल डू, क्योंकि मेरे को पता है 100 रुपीज विल बी रिसीवेबल फ्रॉम एक्स इन नेक्स्ट 30 days, so I will just go with this document to a bank or some third party, okay, and I will tell them कि आप जो है मेरे को आज पैसे दे दो, whatever your interest is, वो काट कूट के से सपोज 98 रुपीज दे दीजिए, and whenever I will receive the money I'll give it to you. Okay, so basically the thing is this exporter is selling its receivable to the third party or to the bank. Okay, so like this is the alternative source of finance which is available. Okay, then the next question which was asked in general context, which of the following is a type of non-tax revenue? Very easy question. So tax revenue are those revenue, ठीक है, जो टैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है दैट आर टैक्स रेवेन्यू.
एंड उसके अलावा जो और सोर्सेज है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के, दैट आर नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस. कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ टैक्स. इंटरेस्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स. प्रोडक्शन ड्यूटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ टैक्स. नन ऑफ द अबव इज अ फिफ्थ ऑप्शन. सो यू विल सी द इंटरेस्ट. ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है दैट इज अ टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू थिंग. सो आपका आंसर आपका इंटरेस्ट हो जाएगा. और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई फीस एंड चार्ज कलेक्ट करती है, दैट विल कम अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू. डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स अगर गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ओके, सो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. रमेश लेंड्स ₹25,000 to Suresh for 3 months. After 3 months, Ramesh has to pay ₹25,000 to Rajesh. So he underwrote an instrument obligation Suresh to pay ₹25,000 directly to Rajesh. तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, क्या हो रहा है कि रमेश लेंट ₹25,000 to, तो ये रमेश है, इसने 25,000 जो है सुरेश को दिए. ठीक है, आफ्टर 3 months रमेश हैड टू पे ₹25,000 टू राजेश. ठीक है, सो देयर इज वन मोर पार्टी, राजेश. ठीक, तो जो रमेश है, ठीक है, रमेश ने किसको पैसे दिए हैं, सुरेश को पैसे दिए हैं. एंड सुरेश ने वापस किसको करने हैं, रमेश को ही पैसे वापस करने हैं. बट आफ्टर 3 months रमेश को पता चला कि मेरे को राजेश को भी पैसे देने हैं. ठीक है, सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सेइंग सुरेश टू डायरेक्टली पे टू राजेश. ठीक है, डायरेक्टली टू राजेश. तो यहां पर इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट. एंड जो ये एंडोर्समेंट वाली प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये एक डॉक्यूमेंट है जहां पर हम इस एंडोर्समेंट वाली प्रोसेस को यूज कर सकते हैं. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पैराग्राफ. So Indian government is committed to provide financial inclusiveness and supports to the marginalized and here to sorry socio-economically neglected classes. Financial inclusion is a national priority of government as it is an enabler for inclusive growth. It is important as to provide an avenue to poor for bringing their savings into the formal financial system. An avenue to remit money to their families in villages besides taking them out of the clutches of the usurious money lenders. In the same regard, one such dash X dash scheme to promote financial inclusion was launched by government of India on 15th of August 2014, which is one of the biggest financial inclusion initiatives in the world. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक से बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, नाउ moving forward, in order to move towards the creating universal social security system for all Indians, especially the poor and underprivileged, 3 ambitions Jan Surakshan Yojana or social security schemes pertaining to insurance and pension sector were announced by the government in budget of 15-16. The schemes were launched on 9th May 2015 for providing life and accident risk insurance and social security at a very affordable cost, namely Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एंड अटल पेंशन योजना. तो इसी कंटेक्स्ट में आपका पहला क्वेश्चन है, रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई डैश स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑन 15th of August 2014. तो याद रखिएगा, अगर आपने स्पीच सुनी होगी 15th of August 2014 की, जो कि इंडिपेंडेंस डे था, तो उसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो लॉन्च की गई थी. ठीक है, सो इन दैट लाइक जिनके पास सेविंग अकाउंट्स नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हु डू नॉट हैव सच फैसिलिटीज टू ओपन यू नो द सेविंग अकाउंट्स, उनके लिए ये योजना लाई गई थी. ठीक है, तो सो दैट दे कैन आल्सो हैव द बैंक अकाउंट्स. ओके, देन व्हाट इज द इंश्योरेंस लिमिट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. तो याद रखिएगा, द लिमिट इज 2 लाख रुपीज. ठीक है, 2 लाख रुपीज इज द लिमिट इन दिस केस. तो 2 लाख रुपए की जो लिमिट है वो यहाँ पर आपको लिखी गई है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रिगार्ड टू द अबव मेंशन पैराग्राफ, व्हाट इज द एज लिमिट टू ज्वाइन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कौन सी एज लिमिट है. तो याद रखना 50 ईयर्स इज द एज लिमिट. फ्रॉम 18 to 50 ईयर्स इट इज यू नो एप्लीकेबल. सो 18 से 50 जो साल के व्यक्ति हैं वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू द अबव मेंशन पैराग्राफ, व्हाट इज द मैक्सिमम पेंशन रिसीव्ड अंडर पीएम अटल पेंशन योजना. तो याद रखना,
जो पीएम अटल पेंशन योजना है उसमें 5,000 इज द अपर लिमिट फॉर रिसीविंग द पेंशन। 1,000 रुपीज ले सकते हैं, 2,000, 3,000, ऑल्सो 4,000 एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 5,000 आफ्टर द एज ऑफ 60 years until death. Okay, then next question, with regard to the above mentioned paragraph, what is the premium paid under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? तो याद रखिएगा 20 rupees is the premium to get part of this particular Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, which provide the accident insurance for accidental death and disability cover. Okay, is it clear? तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए ही ये स्कीम लाई गई है, एंड द एज ग्रुप इज फ्रॉम 18 to 70 years. ओके, श्योर. नेक्स्ट पैराग्राफ इज अगेन, ये जो क्वेश्चन है वो एक टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वहां से ये पैराग्राफ लिया गया है. अ डिस्कशन पेपर ऑन गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वाज इशूड बाय RBI on June 11, 2021 to review the framework for governance in the commercial banks. In order to address a few operative aspects received through such feedbacks, it has been decided to issue instructions with regard to the chair and meeting of the board, composition of the certain committees of the board, age, tenure and remuneration of the directors, and appointment of full-time directors. Under the revised guidelines for appointment of directors and constitution of the committee of the board, the chair of the board shall be independent directors. In the absence of the chair of the board, the meeting of the board shall be chaired by the independent director. तो ये देखिए दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से सॉल्व हो गए, इसी पैराग्राफ से सॉल्व हो गए. हमें पता लग जाएगा द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग शैल बी डैश ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो काफी क्वेश्चंस का आंसर जो है पैराग्राफ में ही छुपा हुआ है. ठीक है. देन मोर ओवर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑडिट कमिटी बोर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बोर्ड. The revised instruction would be applicable to all the private sector banks, including small finance banks and wholly owned subsidiaries of these foreign banks, in respect of State Bank of India and nationalized banks. Okay, done. Which part of the banking is being addressed by RBI in the above mentioned passage? So obviously, अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट से आया, किस चैप्टर से आया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले पार्ट से आया है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. देन विद रिगार्ड टू द अबव मेंशन पैराग्राफ, द ऑडिट कमिटी बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद ओनली, याद रखिएगा जो आपके ऑडिट कमिटी बोर्ड है, ठीक है, ऑडिट कमिटी बोर्ड के बारे में भी हमने पढ़ा, तो दो विल ओनली बी फ्रॉम द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पार्ट. कोई भी एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी अगर MD लेवल पे बैठा है या फिर कोई भी एग्जीक्यूट कर रहा है बैंकिंग के ऑपरेशंस, डिसीजन पावर है उसके पास, तो वो ऑडिट कमिटी बोर्ड का मेंबर्स नहीं बन सकता. ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैन बी द बोर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ऑडिट कमिटी बोर्ड. चलिए, सो विद रिगार्ड्स टू द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ, अंडर द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ बोर्ड, the board shall constitute an RMCB with a majority of non-executive directors. The RMCB shall meet with quorum of 3 members. Meeting of NECB shall be chaired by. Okay, this is again a very simple question. तो याद रखिएगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, he or she will be the chairman of this particular RMCB board. Okay, is it clear? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद रिगार्ड टू द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ, आइडेंटिफाई एक्स. ओके, सो बेसिकली द थिंग इज, यस आई थिंक द कोरम, ये कोरम का क्वेश्चन था, जस्ट अ सेकेंड. So the next question is, the chair of the board may be members of the RMCB only if he or she has the requisite dash expertise. तो याद रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसकी बात कर रहा है, द चेयर ऑफ द बोर्ड में भी मेंबर्स ऑफ द आरएमसीबी इफ शी हैज रिक्विजिट डैश एक्सपर्टाइज. तो याद रखना जो रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है, ओनली दैट पर्सन कैन बी द चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड. देन इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर आपने पैराग्राफ देखा था तो उसमें आई थिंक एक, हाँ जी देखिए कोरम का ही क्वेश्चन था, मैं सही था. द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग शैल बी डैश. तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. तो कोरम की अगर मैं बात करूं तो कोरम का मतलब ये होता है कि कब तक आप मीटिंग जो है स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 1/3. ठीक है. सो बेसिकली विद रिगार्ड टू द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ, आइडेंटिफाई एक्स. सो बेसिकली 1/3 द चेयर ऑफ द बोर्ड शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर.
In the absence of the chair of the board, the meeting of the board shall be chaired by an independent director. The quorum for the board meeting shall be 1/3 of the total strength. ठीक है, तो जितने भी टोटल उस पर्टिकुलर बोर्ड में मेंबर्स हैं, कम से कम 1/3, अगर मान लें 9 मेंबर्स हैं से फॉर एग्जांपल, तो मिनिमम 3 मेंबर्स आने चाहिए, उसके बिना मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। अगर 2 मेंबर आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। द मिनिमम कोरम विल बी योर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट बोर्ड। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स एंड यू आर लर्निंग सो मच। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।